इस वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण और इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आप कोई भी पेपर उठा कर ले लीजिए जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये होता क्या है? तो ये फोटो में होता है प्रकाश और सिंथेसिस में क्या होता है? संश्लेषण। संश्लेषण यानी क्या? निर्माण करना। संश्लेषण यानी निर्माण करना। तो प्रकाश की उपस्थिति यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ निर्माण करने की घटना को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो परिभाषा है हम लोग स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का इस्तेमाल करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया कहने का सेंस क्या है ना, कि इस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं ना, तो अभिक्रिया के पश्चात क्या करते हैं? नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें हरे पेड़ पौधे, हरे कहने का सेंस क्या है? वैसे पेड़ पौधे जिनके पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है, तो उन पेड़ पौधों को हरे पेड़ पौधे बोला जा रहा है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का इस्तेमाल करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और कुछ और भी बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक सूत्र के द्वारा व्यक्त किया गया। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 6 अणु जब जल के 12 अणु से अभिक्रिया करता है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो कार्बोहाइड्रेट के 1 अणु बनाता है। और O2 क्या है? अणु है, ठीक है, ऑक्सीजन का अणु है। तो ऑक्सीजन का 6 अणु बनाता है और जल का 6 अणु बनाता है। और ये जो जल का जो 6 अणु बनता है ना, ये क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में। देखिए, पत्तियों के सतह पे ना बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के सतह पे ना, इन छिद्रों के सतह पे जल आ जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश है ना, जब सूर्य का प्रकाश इन जलों पर पड़ता है, तो ये सब के सब क्या होता है? वाष्प में बदल जाते हैं। तो ये जो जल बनता है ना, ये सब के सब क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, डाई मतलब 2 होता है, तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है, इसलिए बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ये सब याद कर लीजिएगा, आपको बहुत आगे जाके काम आएगा। और कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने कार्बन कितने होते हैं? 6। हाइड्रोजन होता है कितना? 12। ऑक्सीजन होता है 6। तो कभी कभी है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है ना, क्या अनुपात पूछ देता है, तो किस अनुपात में होते हैं? तो देखिए 6 से काटेंगे तो 1 बार में, फिर 2 बार में, फिर 1 बार में। तो CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:2:1 होता है, ठीक है। बाकी हम सब समझ लिए। उसके बाद आपसे पूछेगा ना कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन कारकों का इस्तेमाल होता है। तो किन किन कारकों का इस्तेमाल होता है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। तो हो गया 4। तो 4 कारकों का इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। वो अलग बात है कि जल वाष्प में बदल जाता है, बट क्या हो रहा है? बट निर्माण तो हो रहा है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है ना कि ये जो है ना, ये जो 4 कारक हैं जिनका इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण में होता है, तो वो कहाँ भोजन बनता है, कौन बनाता है, कैसे मिलता है? ये सब जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब मिलता कहाँ है? तो चलिए फिगर के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भोजन बनता है कहाँ? पत्तियों में बनता है, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तों में करते हैं, इसलिए क्या यहाँ पर जो भोजन बनता है ना पत्तों में, यही कारण है कि पत्तों को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, पेड़ पौधे का रसोई घर कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। किसको? पत्ता को, क्योंकि इसी में प्रकाश की सहायता से है ना, प्रकाश की सहायता से क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। तो देखिए, जिस प्रकार से फैक्ट्री में कच्चा माल पहुंचाया जाता है और कुछ सामान बनता है,
बिल्कुल इसी प्रकार से क्या ये फैक्ट्री का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, कच्चा माल पहुंचाना पड़ेगा। तो देखिए कच्चा माल क्या क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगता है और जल लगता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको कहाँ से मिलता है, तो ये जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो मिल जाता है। तो पत्तियों के सतह पर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उन्हीं छिद्रों के सहायता से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ती के अंदर चला जाता है। जब खुलता है तो पत्ती के अंदर चला जाता है। और जल कहाँ से मिलता है, ये जो जड़ है ना, जड़ भूमि से जल को अवशोषित करते हैं और ये फिर ये जल तना से होते हुए, डाली से होते हुए पत्तियों में पहुंच जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल गया पत्ता में और साथ ही साथ जल भी मिल गया। तो पत्तियों को तो प्रकाश मिल गया, सूरज का प्रकाश मिल गया, लेकिन दिक्कत क्या है ना, पत्तियों में ऐसा कुछ होना चाहिए जो सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर सके और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल सके। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज के जो प्रकाश है ना, जो सौर ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो समझ गए। इस प्रकार से पत्तों में 4 कारक चाहिए ना भोजन बनाने के लिए, चारों उपलब्ध हो जाता है। जल मिल गया जड़ के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद चाहिए था क्या, जल के बाद क्या जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रंध्र के माध्यम से यानी स्टोमाटा के माध्यम से अंदर चला गया, खुला तक वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सनलाइट तो मिल ही गया, और क्लोरोफिल तो पत्ता में है ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण का कार्बनिक उत्पाद कौन सा है, ये है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। कार्बनिक उत्पाद इसको क्यों कहते हैं, देखिए जिन पदार्थों में कार्बन होता है ना, तो उन पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और इसको उत्पाद क्यों बोलते हैं, किसी भी अभिक्रिया के बाद जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे कहते हैं उत्पाद। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ये सब, तो ये हो गया अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। तो ये सब क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण का कार्बनिक उत्पाद कौन सा है, तो C6H12O6, क्योंकि इसी में क्या है, कार्बन है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद, उप यानी क्या, सेकेंडरी, ठीक है, इसको हेल्पर बोलते हैं, जैसे ना बोलते हैं, तो सेकेंडरी। तो ये मेन उत्पाद हो गया। उसके बाद एक और उत्पाद का निर्माण होता है ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन क्या है, सभी जीव सांस लेते हैं। तो यहाँ पर पता चला कि भोजन भी दे रहे हैं और ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन हमें कैसे मिलता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद। आगे देखिए C6H12O6 का नाम, तो इसका नाम कार्बोहाइड्रेट तो है ही, साथ ही साथ क्या शर्करा भी है और ग्लूकोज भी है। तो आप ये नाम याद रखिएगा, ग्लूकोज, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट। अब आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई का नाम थाइलाकोयाड। क्या है, थाइलाकोयाड। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। कभी कभी प्रकाश ऊर्जा की जगह ना क्या देता है, सौर ऊर्जा दे देता है, सौर ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा का आप इंग्लिश याद रखिएगा, केमिकल एनर्जी। ये क्यों बता रहे हैं आपको इंग्लिश, ये आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तब आपको पता चलेगा कि इसका इंग्लिश क्यों बता रहे हैं। और प्रकाश ऊर्जा का क्या, लाइट एनर्जी, ठीक है, सौर ऊर्जा का सोलर एनर्जी। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप, पादप यानी क्या, पेड़ पौधे किस गैस का अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण यानी क्या, अंतर्ग्रहण करते हैं शरीर के अंदर। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप किस गैस का अंतर्ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनता है, तो कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनता है, तो क्या बनता है, शर्करा बनता है, C6H12O6। तो उसमें क्या है, कार्बन है, तो वही बोला जा रहा है कार्बनिक पदार्थ। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई का नाम बताएं। तो प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है, थाइलाकोयाड। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। जल मत मार दीजिएगा, H2O मत मार दीजिएगा, ये क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन। अगला है 5, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है, तो किस गैस की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा
उपयोग की जाने वाली धूप को डैश में बदल दिया जाता है। तो किस में बदल दिया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन दिया हुआ था ना 3, 4, तो उतना जरूरी नहीं है, जब आंसर पते है तब। देखिए 7 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तित यानी बदल देता है। तो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो रासायनिक का इंग्लिश क्या होता है? केमिकल होता है, केमिकल। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश में फोकस नहीं करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन कैसे दे देता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस तरह से पूछ देता है, समझे। केमिकल लिखा हुआ है ना, रासायनिक का इंग्लिश कर दिया। तो आप इंग्लिश भी याद कर लीजिएगा। थर्मल मतलब होता है उष्मा, ठीक है। केमिकल मतलब रासायनिक, काइनेटिक मतलब गतिज, और फिजिकल मतलब क्या? भौतिक, ठीक है। साइंस में पूछता भी है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, आप सब पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या है? वही है। आगे है 8 और 9। देखिए 8 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? किस प्रक्रिया में, यानी कि बोला जा रहा है कि किस प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन का निर्माण होता है और इसको हवा में छोड़ दिया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो वाष्प उत्सर्जन है ना, ये क्या होता है ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है। श्वसन यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। उत्सर्जन यानी क्या? ठीक है, अपने शरीर से बाहर फेंक देना। जैसे हम सब सांस लेते हैं ना ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, तो हमारे शरीर को जोर तो नहीं रहता है ना, तो वो क्या है? फालतू हो गया। तो उसको फिर शरीर से बाहर क्या करते हैं? हम सब निकाल देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या कर दिए? उत्सर्जन कर दिए, ठीक है। इसी प्रकार खाना खाते हैं तो खाने में भी बहुत सारा भाग क्या होता है? बच जाता है, तो उसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो हो गया क्या? उत्सर्जन। 9 देखिए, 9 में बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, ठीक है ना, यानी सेकेंडरी उत्पाद क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्ट है। तो क्या है? ऑक्सीजन है। प्राइमरी क्या होता है? मुख्य उत्पाद क्या होता है? C6H12O6 होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पर उप उत्पाद पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला है 10, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या हैं? तो 3 उत्पाद बनता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए 11 में, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधों को जरूरत होती है। तो किस चीज़ का जरूरत होता है? आपको पता है 4 चीज़ का जरूरत पड़ता है ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो देखिए पहला ऑप्शन है सिर्फ क्लोरोफिल की, प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की यानी जल की, उपरोक्त सभी। तो चारों का जरूरत पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक नहीं है, यानी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जल तो चाहिए, जल चाहिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? आवश्यक नहीं है, तो जल तो चाहिए, तो ये नहीं होगा आंसर। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी चाहिए, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन एक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, ठीक है। हम तो स्कूल टाइम में पढ़े थे बेजानी हपी नाला, आप भी जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए बेजानी हपी नाला, तो बैग से बैगनी हो जाता है, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल, ठीक है। बेजानी हपी नाला। आगे देखिए सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में ना सिर्फ लाल, नीला और बैगनी में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। सूरज के 7 रंग में नहीं होता है, ठीक है। तो सूरज के रंगों में ना, सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। 7 रंगों को क्या बोलते हैं? 7 रंग जब मिक्स हो जाता है ना तो उजला रंग का निर्माण करता है, इसलिए सूरज के प्रकाश को क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश बोलते हैं। श्वेत यानी क्या? उजला, ठीक है। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछता है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, ठीक है। नाम बता ही दिए, बेजानी हपी नाला। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ना, तो सूरज के प्रकाश में जो 7 रंग होता है ना, तो सिर्फ लाल, नीला और बैगनी में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अब आते हैं कि किसमें अधिकतम होता है और किसमें न्यूनतम होता है। न्यूनतम यानी क्या? सबसे कम। तो देखिए लाल रंग में ना, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होता है, एकदम स्पीड से होता है, और सबसे कम यानी मिनिमम स्पीड रहता है क्या? बैगनी प्रकाश में, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होती है, तो लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम यानी सबसे कम होती है तो किस प्रकाश में, तो बैंगनी प्रकाश में। उसके बाद देखते हैं आगे और भी फैक्ट देख लेते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है ना अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिन एग्जाम में जीएस आता है। तो देखिए यहाँ पर जब CO2 की सांद्रता यानी क्वांटिटी, ठीक है ना, जो अमाउंट है अगर वो ज़्यादा मात्रा में रहता है ना तो प्रकाश संश्लेषण का दर भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। और प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, जब प्रकाश का जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, जब ये ज़्यादा बढ़ता है ना तो प्रकाश संश्लेषण का दर भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, बढ़ेगा। प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा। अब आगे देखिए क्या यहाँ बोला जा रहा है, सौर ऊर्जा की मात्रा का केवल 1 से 3% पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है और बाकी पत्तियों और अन्य सतहों से परावर्तित हो जाता है, यानी टकरा करके क्या वो चला गया, ठीक है, तो हो गया परावर्तित। तो जितना सोलर एनर्जी, जितना सूरज का प्रकाश पहुंचता है ना पत्तियों पर, उसका बस 1 से 3% ही पौधों के द्वारा क्या होता है, इस्तेमाल होता है प्रकाश संश्लेषण में, और बाकी पत्तियों और बाकी डालियों से ना सतहों से परावर्तित हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला फैक्ट। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पेड़ पौधे में नहीं होता है, वैसे पेड़ पौधे जिनके पत्तियों में या फिर तनों में, पौधा जब छोटा रहता है ना तो उसके तनों में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, समझे। उसके तनों में भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण क्या होता है, पत्ती के साथ साथ तना में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे कैक्टस हरा रंग का होता है उसका तना, तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो हो गया पेड़ पौधा। लेकिन पेड़ पौधों के अलावा भी जो हरे शैवाल होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होते हैं तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो शैवाल का अनेक रंगों का होता है, तो जो हरा रंग का होता है ना तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जब क्लोरोफिल है तो ये अपना भोजन खुद बना लेता है। तो अगर आपसे पूछे कि किन किन चीज़ों में प्रकाश संश्लेषण, किन किन चीज़ों या जीवों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हरे पेड़ पौधे में तो होता ही है, साथ ही साथ हरा शैवाल में भी होता है और साइनोबैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे, पत्तियों की कोशिकाओं में जल परासरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से पत्तियों में विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा जाता है, ठीक है। अब ये परासरण और विसरण क्या होता है, तो देखिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए मान लेते हैं कि एक बीकर ले लेते हैं या बर्तन ले लेते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या, इसमें एक सूखा किशमिश डाल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक सूखा किशमिश डाल देते हैं। तो ये देखिए किशमिश को है ना जूम करके दिखा रहा है, तो ये हो गया क्या, किशमिश का सेल हो गया, कोशिका हो गया। और इसकी यहाँ पर क्या था, इसके बाहर क्या था, पानी ही पानी था, है ना, पानी में ही डाला है ना, तो बाहर पानी की मात्रा क्या बहुत ज़्यादा है और किशमिश के अंदर नहीं है। तो पानी क्या होता है, बाहर से ना किशमिश के अंदर चला जाता है और फिर किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। तो ये हो गया क्या, परासरण विधि, ठीक है, परासरण। यहाँ पर एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा रहे हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो अगर आपसे पूछे ना कि पत्तियों के कोशिकाओं में जल किस विधि द्वारा जाता है, तो परासरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा जाता है। तो आप ऑस्मोसिस भी याद कर लीजिएगा। तो आप बोलेगा कि हम तो हिंदी मीडियम है तो हम क्यों याद करें, हम परासरण याद करेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है, ऑस्मोसिस है ना आपको ऐसे भी दे दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे भी दे देगा एग्जाम में, ऑस्मोसिस, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस भी याद कर लीजिएगा। तो जल जाता है परासरण विधि द्वारा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता है ना वायुमंडल से पत्तियों में विसरण द्वारा यानी डिफ्यूजन द्वारा, ठीक है। जैसे देखिए ये पत्ती है, ठीक है, तो पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या बहुत ही कम है, तो वायुमंडल में क्या बहुत ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब ज़्यादा है तो क्या ये कम की ओर अंदर चला जाता है। तो ये क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या चला गया, पत्तियों के अंदर चला गया, स्टोमाटा के माध्यम से, जो छोटे छोटे छिद्र है ना पत्तियों पे, उसके माध्यम से चला गया। तो ये हो गया क्या, विसरण, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे परासरण और विसरण क्या होता है। अब चलिए अभी जो पढ़े हैं ना तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये सब के सब क्वेश्चन है ना कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्या बार बार रिपीट करते रहता है। तो देखिए 13वां प्रश्न है, पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाले सूर्य की ऊर्जा की मात्रा है। तो पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा का बस थोड़ा प्रतिशत ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी उनके पत्तियों से डालियों से है ना बाकी भागों से क्या होता है परावर्तित हो जाता है।
तो कितना 1 से 3%, कितना 1 से 3%। 14वां सवाल है प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? तो लाल रंग में। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो ये तो आसान है, 7 रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंग मिल जाता है तो क्या बनाता है? श्वेत प्रकाश बनाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश। उसके बाद है 16वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? तो शैवाल, हाँ शैवाल कर सकता है, हरा शैवाल है ना, वो प्रकाश संश्लेषण करता है। साइनोबैक्टीरिया ये भी कर सकता है, शैवाल यानी हरा शैवाल भी कर सकता है। तीसरा है दोनों, तो दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों। 17वां नंबर का सवाल है पत्तियों की कोशिकाओं में CO2 वायुमंडल से किस विधि द्वारा प्रवेश करता है? तो CO2, ठीक है, वायुमंडल से पत्ती की कोशिकाओं में किस विधि द्वारा प्रवेश करता है? तो हो जाएगा विसरण। और परासरण विधि द्वारा क्या जल जाता है, ठीक है ना, जल। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या होता है? पर्णहरिम होता है। ठीक है, पर्णहरिम। क्लोरोफिल की जगह आपको क्वेश्चन में ना पर्णहरिम भी दे सकते हैं। तो क्लोरोफिल का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, पर्णहरिम। क्लोरोफिल क्या है? एक यौगिक है, एक यौगिक है जिसे क्या कहते हैं? किलेट कहते हैं, किलेट। ठीक है, क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र देखिए C55H72O5, इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए C55H72O5N4Mg। ठीक है, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन और Mg से क्या होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, Mg से क्या होता है? मैग्नीशियम। एक क्या है? धातु है। बाकी क्या है? बाकी अधातु है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, क्लोरोफिल के रासायनिक सूत्र में, यानी क्लोरोफिल में क्या रहता है? कार्बन रहता है 55 गो यानी 55, हाइड्रोजन 72, O5 रहता है, N4 रहता है और Mg रहता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम धातु होता है। आगे देखिए क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु आयन कौन सी होती है? Mg2+ होता है, Mg2+ होता है। ठीक है, यानी मैग्नीशियम 2+। अभी ये यहाँ पर 2+ कहाँ से है? तो देखिए यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2n², आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे n क्या है? यहाँ पर कक्षा संख्या है। ठीक है, तो पहली कक्षा में कितना रहेगा? n बराबर 1 बैठाएंगे तो पहली कक्षा में 2 रहेगा। ठीक है, n बराबर 2 बैठाएंगे तो दूसरी कक्षा में तो कितना? 8 हो जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर और 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 तो 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरी कक्षा में कितना रहेगा? तीसरी कक्षा में 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 गो है ना, तो पहली कक्षा में 2 गो, दूसरी कक्षा में कितना? 8 गो, तो तीसरी कक्षा में कितना? 2 गो रहेगा, तब ना होगा 8 × 2 = 2 12। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम तो धातु में क्या गुण होता है? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का गुण होता है और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है। तो मैग्नीशियम है ना, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, अभिक्रिया के पहले है और अभिक्रिया के बाद है। ठीक है, ये अभिक्रिया के बाद, ये अभिक्रिया के पहले। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितना था? 12 था। प्रोटॉन कितना था? 12 था। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? बराबर होता है। अभिक्रिया के बाद क्या इलेक्ट्रॉन जो था ना बाहरी कक्षा में 2 लिखे थे ना, तो बाहरी कक्षा में मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिया, तो कितना बचा? 10 गो बचा। प्रोटॉन तो बीच में होता नाभिक में, तो जितना है जितने रहेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ करके देखिए तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस रहता है, प्रोटॉन पे प्लस रहता है, तो +12 और माइनस क्या 10, तो कितना आएगा? +2 आएगा, आएगा ना। तो +2 क्या हो गया? आयन हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है? Mg2+ लिखा हुआ। अगर वो अभिक्रिया करेगा ना तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा तो ये आयन में बदल जाएगा मैग्नीशियम, तो यही लिखा हुआ है Mg2+। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में एक धातु होता है, ठीक ना, वो कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम धातु, और मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु होता है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्लोरोफिल का 4 प्रकार होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। ठीक है, इसमें से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या होता है? हरा रंग का होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी हरा रंग का होता है। अब चलिए इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18वां नंबर का सवाल, उस रंग
का नाम बताएं जो पौधों में प्रकाश के अवशोषण का काम करता है। तो उस रंग का नाम बताना जो पौधों में प्रकाश के अवशोषण का काम करता है। तो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ठीक है। जाइलम तो क्या करता है ना, ये है ना, जड़ों से क्या पानी पहुंचाता है पत्तियों में। और फ्लोएम क्या, भोजन के आवागमन है ना, भोजन का आवागमन करता है। ठीक है, यानी संवहन करता है। जो भोजन बनता है ना पत्तियों में, तो उसका संवहन करता है फ्लोएम। और जाइलम क्या, ये पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। आगे देखिए 19, शकरकंद एक भूमिगत रचना है। ठीक है, यानी भूमिगत संरचना है। ये जमीन के अंदर होता है। शकरकंद, मूली, गाजर, ठीक है, चुकंदर, ये सब जो जड़ है ना, ये भूमि के अंदर होता है। तो वही बोला जा रहा है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। तो पत्ती में भोजन बना और जमा होता है क्या, जड़ में जमा होता है। ठीक है, ये शकरकंद में। इस पौधे में भोजन कहाँ से तैयार किया जाता है? तो जैसा कि पता है, भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। ठीक है, इसलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे का रसोई घर। तो आंसर हो जाएगा क्या, पत्तियाँ। उसके बाद देखिए 20वां सवाल, किसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? यानी प्रकाश का संश्लेषण करता है। समझ रहे हैं ना, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो कौन सा अंग? तो पत्तियां। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, ठीक है, मैग्नीशियम आयन Mg2+ पाया जाता है। Mg2+ कैसे बना आपको बता दिए। उसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल में मौजूद नहीं है? क्लोरोफिल में मौजूद नहीं होता है। तो क्या होता है? पोटेशियम, यानी के। पोटेशियम का सूचक क्या होता है? के होता है। तो पोटेशियम मौजूद नहीं रहता है। आगे देखिए क्लोरोफिल ए और बी में, यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मौजूद धातु का नाम बताया। तो क्या होता है मौजूद धातु? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। अगला सवाल है 24 नंबर का, कौन सा क्लोरोफिल हरा रंग का होता है? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? E1 एवं 2 दोनों। अगला है 25वां नंबर का सवाल, क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर का सवाल, क्लोरोफिल के यौगिक को क्या कहा जाता है? तो क्लोरोफिल के यौगिक को कहा जाता है क्या? किलेट कहा जाता है, किलेट। ठीक है, जेंथोफिल और कैरोटीन क्या, ये क्लोरोफिल का प्रकार है। ठीक है, और स्टार्च तो बस ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है। 27 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए कथन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों और तनों में होता है। तो सही बात है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। किन पत्तियों में? जिन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। और तनों में भी होता है। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, तो उनका तना क्या होता है? कोमल होता है। उनके तनों में भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो तना में क्लोरोफिल है, तो तनों में भी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। जैसे कैक्टस में, तो कैक्टस तना में क्या है? कैक्टस के तना में क्लोरोफिल होता है। तो कैक्टस का तना प्रकाश संश्लेषण करता है। और इसमें पत्ती तो होता नहीं है, कोई तो कांटा में बदला हुआ रहता है। अब आगे देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं क्या बोला जा रहा है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों और तनों में होता है। तो सही बात है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो सही बात है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये जो 8 नंबर का कारण है, ठीक है, ये कथन है और एक कारण है। ये क्या, ये जो कथन दिया हुआ है ये इसका क्या, ये सही कारण बता रहा है। ठीक है, कि पत्तियों और तनों में प्रकाश संश्लेषण क्यों हो रहा? तो पत्तियों और तनों में क्या क्लोरोफिल है, इसलिए हो रहा है। तो ये कथन है का सही कारण दिया हुआ है। तो ये कथन है और आर क्या है, इसका सही कारण है ए का। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, ये सही है। तो हाँ सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही बात है। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब 1 मिल गया तो क्या है, 2, 3 और 4 है ना, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का 2 चरण। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में, तो इसका 2 चरण होता है। एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में और दूसरा होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी प्रकाश जब एब्सेंट रहेगा तब। तो देखिए पहला चरण होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो यानी क्या? प्रकाश। ठीक है, तो पहला चरण का नाम है प्रकाश रासायनिक क्रिया, दूसरा है प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया, यानी डार्क केमिकल रिएक्शन। तो देखिए प्रकाश रासायनिक क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है और ये क्या होता है? क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं हिल रिएक्शन।
कौन सा रिएक्शन? हिल रिएक्शन। अब देखिए प्रकाश रासायनिक क्रिया में क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के पहले चरण में जल का क्या होता है? उपचयन होता है। उपचयन यानी ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जल का क्या होता है? उपचयन होता है। अब उपचयन मतलब क्या होता है? तो देखिए उपचयन में क्या होता है, यानी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। इसमें क्या होगा, कोई पदार्थ है ना ऑक्सीजन से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, या फिर हाइड्रोजन से क्या करेगा? हाइड्रोजन इसके अंदर से है ना बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। तो क्या बोले, अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, या फिर क्या उसके अंदर का जो हाइड्रोजन है बाहर निकलेगा, तो इसको बोलते हैं क्या? उपचयन। ठीक है, देखिए जल का उपचयन होता है। ठीक है ना, देखिए जल क्या होता है? H2O होता है। तो जल क्या होता है? टूट करके हाइड्रोजन और क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, टूट करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। और ये जो CO2 है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये क्या करता है? हाइड्रोजन से क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12 और O6 बनाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर जल है ना, जल से क्या बना? जल से हमें क्या? ऑक्सीजन मिला। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन क्या जल से क्या हो गया? हाइड्रोजन है ना बाहर निकल गया। तो इसी को तो बोलते हैं उपचयन। उपचयन यानी क्या? ऑक्सीजन इससे क्या करे? इसमें शामिल हो, या फिर इसके अंदर का हाइड्रोजन बाहर निकले, तो इसी को कहते हैं उपचयन। तो जल जो है ना, जल से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, तो जल का क्या हो गया? उपचयन हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? अपचयन होता है, अपचयन। ठीक है, तो अपचयन किसको कहते हैं? यहाँ समझिए, देखिए अपचयन कहते हैं ना कि इसके अंदर का है ना ऑक्सीजन क्या बाहर निकले, या फिर इसमें क्या हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, वो शामिल हो। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकले और हाइड्रोजन क्या शामिल हो, दोनों में से कोई एक भी होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। ठीक है, अपचयन। अब आते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया पे आते हैं। तो देखिए ये होता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होता है, और इस क्रिया को कहते हैं ना, इस रिएक्शन को कहते हैं हिल रिएक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता है? प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल का उपचयन होता है, यानी ऑक्सीकरण, या फिर इंग्लिश में बोलिए ऑक्सीडेशन होता है। उपचयन समझ गए, क्योंकि जल से क्या होता है? जल से क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो जल के अपघटन के लिए, जल जो टूटा ना, H2O जो टूटा किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए ना, टूटने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा मिलता है सूरज के प्रकाश से। तो जल के अपघटन के लिए ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, और अंत में ऊर्जा के रूप में क्या बनता है? ATP बनता है और NADPH बनता है। तो आप याद रखिएगा, अंत में किसके अंत में? प्रकाश रासायनिक क्रिया के अंत में ATP बनता है ऊर्जा, और NADPH बनता है। अब ये जो ऊर्जा बना है ना, इसी का इस्तेमाल होता है किस में? प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया में होता है। ये जब प्रकाश नहीं रहता है ना, तो होता है। इस क्रिया के लिए प्रकाश क्या? प्रकाश जरूरी नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं डार्क केमिकल रिएक्शन, यानी प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया। तो प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया क्या है? ये दूसरा चरण है, प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है। ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में होता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचयन होता है। अपचयन मतलब समझे, इसमें क्या होता है? इसमें जल के टूटने से जो हाइड्रोजन बनता है ना, ये क्या होता है? इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपचयन। ठीक है, अपचयन। ऑक्सीजन बाहर निकले, ठीक, ऑक्सीजन बाहर निकले या हाइड्रोजन शामिल हो, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। तो हाइड्रोजन शामिल हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो आप इसको याद कैसे रखिएगा, जैसे जो होता है ना कोको कोला, पेप्सी, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया हुआ रहता है। देखिए जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं ना, तो भोजन को पचाने में सहायता करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम ज़्यादा ले लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? अपच हो जाएगा, अपच। तो अपच से क्या बन गया? अपचयन बन गया, अपचयन। तो आप याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? अपचयन होता है, और इसका उल्टा क्या होता है? उपचयन। तो जल का क्या होता है? उपचयन होता है, क्योंकि पदार्थ के रूप में तो बस यही रहता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है और जल रहता है। ठीक है ना, H2O यानी जल रहता है, और क्या होता है? CO2 रहता है। तो CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जल का क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। ये बस याद करने का तरीका बता रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। देखिए जल है ना, जल जल यानी पानी ऑक्सीजन में टूट जाता है। जो H2 है, ठीक है, वो टूट गया है क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन तो जुड़ गया है क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो ऑक्सीजन हमें किससे मिलता है, जल से मिलता है। तो वही बोला जा रहा है जो जल है यानी पानी ऑक्सीजन में बदल जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज बोले या शर्करा बोले या कार्बोहाइड्रेट बोले, तो इसमें बदल जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या उपचयन और अपचयन दोनों होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचयन और जल का क्या होता है, उपचयन होता है। तो दोनों होता है। और ये तो आपको बता ही दिए कि ऑक्सीकरण और यानी वो उपचयन या अपचयन क्या होता है। ठीक है, उपचयन का इंग्लिश ऑक्सीडेशन और अपचयन का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन फिर से बता रहे हैं, आप वीडियो को बढ़ा भी सकते हैं, अगर समझ गए तो ठीक है बढ़ा लीजिए, नहीं समझे तो देखिए। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ना कि ये क्या करेगा, इसमें ना इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन आयन की मात्रा बढ़ेगा, या फिर हाइड्रोजन आयन क्या है ना, हाइड्रोजन आयन इससे क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब क्या है ना, रिडक्शन का मतलब जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो ऑक्सीजन क्या इसमें शामिल हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या बाहर निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन क्या होगा, शामिल होगा। तो दोनों में से कोई एक होगा, तो ये रिडक्शन, ये दोनों में से कोई एक होगा तो ऑक्सीडेशन। अब चलिए ये जो अभी पढ़े हैं इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 28वां नंबर का सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन, ठीक है, इसलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरा नंबर का जो चरण था ना प्रकाश संश्लेषण में, उसी को तो बोलते हैं डार्क केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या, क्योंकि पहला ऑप्शन है यह अंधेरे में होता है, इसे प्रकाश ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, या दिन के समय नहीं होता, या रात में अधिक तेजी से होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, इसे प्रकाश ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। जो पहले चरण में जो ऊर्जा बनता है ना, उसी का इस्तेमाल होता है दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण को डार्क केमिकल रिएक्शन को प्रकाश ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। 29 है, प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है। यानी पहला चरण का जो प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण है वो क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होता है। अगला है 30वां नंबर का सवाल, प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया यानी दूसरा चरण, प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण, प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है, तो स्ट्रोमा भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण में किस कारक का अपचयन होता है, तो अपचूला क्या बताया था, CO2 बताया था। तो CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, तो CO2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 32, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी क्रिया होती है, तो उपचयन, अपचयन या दोनों, तो क्या होता है, दोनों होता है। तो आंसर हो जाएगा 3 दोनों। ठीक है, अपचयन होता है CO2 का और उपचयन होता है क्या, जल का H2O का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, तीसरा दोनों। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा का दूसरा नाम क्या है, रंध्र। ठीक है, तो स्टोमाटा आपको पहले ही बता चुके हैं, ये जो पत्ती है ना, पत्तियों के सतह पे, ठीक है, खास करके निचले सतह पे क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, रंध्र। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाता है, और जो ऑक्सीजन बनता है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब ये खुलता है ना, तो इस प्रकार से पाते हैं कि स्टोमाटा क्या है ना, स्टोमाटा का 2 काम है। पहला काम है गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय यानी क्या, जब स्टोमाटा खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चला जाएगा, और जब खुलेगा तो ना उसी वक्त क्या होगा, ऑक्सीजन जो बना है वो बाहर चला जाएगा। इसी को बोलते हैं गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान। इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा काम है वाष्प उत्सर्जन। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प प्लस उत्सर्जन बनेगा। उत्सर्जन कहते हैं क्या, जो हमारे शरीर को आवश्यक नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालना, तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन। और वाष्प यानी क्या, जल का जो है ना वाष्प अवस्था यानी गैसीय अवस्था। तो वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों के माध्यम से होता है, पत्तियों के माध्यम से। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या, ये पौधा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पत्ती है। तो ये पत्ती है ना, ये पत्ती के पास क्या, जड़ से होते हुए, तना से होते हुए, डाली से होते हुए पानी पहुंच गया। मान लेते हैं कि इस पत्ता को, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं तो
ठीक है, आप लाइटली लीजिएगा, एकदम सीरियस मत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इस पत्ता को ना, इस पत्ता को चाहिए पानी कितना है, 1 लीटर चाहिए, मान लेते हैं 1 लीटर। ठीक है, अब ये पत्ता में चला गया, मान लेते हैं कि 6 लीटर पानी चला गया, तो 1 लीटर की आवश्यकता, तो 6 लीटर चला गया, तो 5 लीटर है ना, 5 लीटर क्या अनावश्यक है। तो पत्ती क्या करेगा ना, पत्ती क्या करेगा, पत्तियों के सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र है ना, तो पानी क्या वहाँ पर पहुँचा देगा, और जब सूरज का प्रकाश पहुँचेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाष्प अवस्था में बदल जाएगा और वातावरण में चला जाएगा। तो यही क्या, यही है वाष्प उत्सर्जन है। तो वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा क्या दे सकते हैं हम सब, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को, यानी जो जल उसको जरूरी नहीं है, तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो वाष्प उत्सर्जन की दर को ना पोटोमीटर से मापा जाता है, किससे, पोटोमीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन कारकों पर वाष्प उत्सर्जन है ना घटेगा या बढ़ेगा। तो वही है कारक। तो देखिए, अगर तापमान बढ़ेगा ना, अगर तापमान बढ़ेगा टेम्परेचर, तो वाष्प उत्सर्जन की दर भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ज़्यादा तेजी से होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक बीकर में पानी ले लिए और इसको ज़्यादा तेजी से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ज़्यादा इसका तापमान क्या रहा, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर का पानी क्या होगा, तेजी से क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से होता है क्या, वाष्प उत्सर्जन में। ठीक है, तो पत्तियों के सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र हैं, स्टोमाटा है, इस पे जो पानी है, जब तापमान बढ़ता है ना, यानी जब गर्मी बढ़ता है, तो वाष्प उत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में वातावरण में मिलने की क्रिया है ना बहुत तेजी से होने लगती है। अब देखिए, आर्द्रता बढ़ेगा ना, तो वाष्प उत्सर्जन की दर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, पत्ती है, तो पत्ती में भी क्या, पानी है, ठीक है ना, आवश्यक पानी है, इसको बाहर निकालना है। और क्या, वातावरण में, हवा में भी क्या, मान लेते नमी है, तो ये जब हवा में है ही, तो ये है ना, ये कैसे बाहर निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, समझे ना, निकालने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो ये क्या हो गया, तो आर्द्रता बढ़ेगा, तो क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन की दर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। जब पवन की गति, पवन कहते हैं बहता हुआ हवा को, जब पवन की गति बढ़ेगा ना, जब तेजी से पवन बहेगा, तो वाष्प उत्सर्जन की दर क्या होगा, बढ़ेगा। मान लेते हैं कि ये पत्ता है, ठीक है, इसके स्टोमाटा पे क्या क्या जल है, और सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, तो वाष्प में क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जब हवा बहेगा ना, तो ये वाष्प को क्या करेगा, बहा करके ले चला जाएगा। तो ये है ना, बहा करके लेके चला जाएगा। तो पत्ती है, तो पत्ती यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर खाली हो गया, तो फिर से पानी क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो ये जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया है ना, वो तेज गति से होगा जब पवन की गति बढ़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं आगे, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा ना, तो क्या वाष्प उत्सर्जन की दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ता है ना, तो स्टोमाटा ना ज़्यादा चौड़ा खुल जाता है। जो स्टोमाटा है ना, इस तरह से जो होता है, तो ये है ना, ये जो है ना छिद्र, तो स्टोमाटा है, तो ये ज़्यादा चौड़ा खुल जाता है, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण जलवाष्प बहुत तेजी गति से बाहर निकलता है, क्योंकि इसको क्या, इसको वाष्प में बदलने के लिए ना ज़्यादा जगह मिल जाता है। यही कारण है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से जो वाष्प उत्सर्जन की दर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे पढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या, एक उपचयी क्रिया है, क्योंकि इसमें अपचयन और उपचयन क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों होता है। तो वही बोला जा रहा है, क्योंकि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जटिल अणुओं के रूप में मिलाया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तापमान में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या होता है, अच्छे तरीके से होता है। तो देखिए, सामान्य पौधों में 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक क्या प्रकाश संश्लेषण है ना का जो स्पीड होता है, दर होता है ना, वो क्या हाईएस्ट होता है, उच्चतम होता है। ठीक है, कितना से कितना तापमान के बीच में, 20 डिग्री सेल्सियस से क्या 35 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है, बढ़ती है। ठीक है, तापमान कम होने पर क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन एक लिमिट में। ठीक है, एक लिमिट में, ऐसा नहीं है कि तुम कितना तापमान बढ़ा दें तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो बढ़ता ही रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, सामान्य रूप से है ना 49 डिग्री सेल्सियस से जब तापमान ऊपर जाता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, बहुत ही कम जाता है। और जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब तापमान नीचे जाता है,
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? तो देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना कई एंजाइम की उपस्थिति में होता है ना, कई एंजाइम क्या होता है, शामिल होते हैं। तो क्या होता है ना, तो इन एंजाइमों को कार्य करने के लिए ना तापमान क्या है, सामान्य चाहिए, ना बहुत ज़्यादा चाहिए और न ही बहुत कम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि एंजाइमों को पर्याप्त रूप से कार्य करने के लिए इष्टतम, ठीक है, यानी सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। और पीएच लेवल है ना, वो क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा अम्लीयता होना चाहिए और नहीं ज़्यादा क्षारीयता होना चाहिए। जब तापमान है ना सीमा से परे बढ़ जाता है तो एंजाइम क्या होते हैं, विकृत हो जाते हैं। ठीक है, विकृत, जैसे तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा ना तो एंजाइम है ना काम करना क्या होता है ना, बंद कर देते हैं, विकृत हो जाते हैं। और जब ठंडा 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो जाता है तो एंजाइम क्या होता है, बहुत सिकुड़ जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, काम ही करना बंद कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर है ना वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है लेकिन दर क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, घट जाता है। एक और देख लेते हैं, देखिए पत्तियों की आयु। तो नई पत्तियों में पुरानी पत्तियों की अपेक्षा ना प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। तो नई पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा स्पीड से होता है। पत्ती की उम्र बढ़ने के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है। ठीक है, इसलिए पतझड़ का मौसम आता है तो पुरानी पत्तियां गिर जाती है और नई पत्तियां आती है तो उनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होता है, अधिक होता है। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करता है? तो कौन सा करता है प्राप्त, रंध्र करता है। रंध्र के जो क्या होता है, ये पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो उसी को कहते हैं रंध्र। मूल में क्या होता है, जड़ होता है, तो जड़ थोड़ी ग्रहण करता है। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है क्या, रंध्र यानी स्टोमाटा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है? तो देखिए, उपचयी प्रक्रिया, उपचयी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर का सवाल। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है, वाष्प उत्सर्जन। 36 नंबर का सवाल देखिए, बैक्टीरिया में उस रंग का नाम बताएं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है बैक्टीरिया में, तो क्या है, लाल है। प्रकाश संश्लेषण की दर डैश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर डैश पर निर्भर नहीं करती है, तो किस पे, प्रकाश की अवधि पर। ठीक है, तो प्रकाश की अवधि पर निर्भर नहीं करती है। आगे देखते हैं 38 नंबर का सवाल, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर डैश पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये जो प्रकाश संश्लेषण का जो पहला चरण है ना उसके बारे में बोला जा रहा है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर डैश पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पे। 39 नंबर का सवाल है, नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक वाष्प उत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो क्या बोला जा रहा है, वाष्प उत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो कौन करता है, सूर्य के प्रकाश की मात्रा, अपेक्षिक आर्द्रता या ताप या भौम जल स्तर। भौम जल स्तर यानी भूमि के अंदर का जो जल स्तर है ना वो। तो कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ताप करता है, ताप यानी तापमान। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण और इस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको सारा बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।